नमस्कार। हम लोग पिछले अध्याय में नवांश कुंडली किस प्रकार बनाते हैं इसे समझा था। आज अध्याय संख्या 89 में चर्चा करेंगे नवांश पत्रिका का महत्व। हम लोग पूर्व के अध्याय में यह समझे थे कि हर वर्ग से हम लोग अलग अलग विषय का विचार करते थे। तो D9 से हम लोगों ने देखा था कि वहां पर भावेशों के समृद्धि या ह्रास तथा जीवन साथी के विषय में जानने के लिए हम लोग D9 चार्ट का प्रयोग करते थे। तो वहां हम लोग देखा कि भावेशों के समृद्धि या ह्रास। तो आज हम लोग भावेशों के समृद्धि तथा ह्रास को D9 चार्ट में समझने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नवांश पत्रिका का क्या महत्व होता है। D1 चार्ट के साथ साथ हमें नवांश पत्रिका को भी देखनी जरूरी है। यदि हम नहीं देखते हैं तो यह हमसे भूल होगी। इसलिए D1 चार्ट को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके साथ साथ नवांश पत्रिका को भी देखना जरूरी है, क्योंकि D1 चार्ट को यदि पूरा शरीर कहा गया है तो D9 चार्ट उसका आत्मा है। इसलिए D1 चार्ट को देखना जरूरी है। साथ ही D1 चार्ट जिन बातों को कहता है या जो भी रिजल्ट देता है उसका समर्थन हम लोग D9 चार्ट से समझते हैं। D1 चार्ट से भाव भावेश कारक की जो स्थिति है उसे हम लोग D9 चार्ट में आकर भी समझते हैं कि वह भावेश या कारक कितना प्रोग्रेस हुआ या कितना कम हुआ। इन चीजों को हम लोग D9 चार्ट में आकर समझते हैं। आइए अब समझते हैं कि D9 चार्ट को हम लोग किस तरह प्रयोग करेंगे, इसकी विधि क्या है। सबसे पहले हम लोग D9 चार्ट के लग्न को देखेंगे। D9 चार्ट के लग्न में कौन सी राशि स्थित है। फिर उसके बाद हम लोग D1 चार्ट में जाएंगे। D9 चार्ट के लग्न में जो राशि स्थित है वह राशि D1 के चार्ट में कौन सी भाव की राशि है उसे हम लोग देखेंगे। यदि D9 चार्ट के लग्न में जो राशि है वह D1 चार्ट के केंद्र, त्रिकोण, एकादश भाव, धन भाव या बल भाव के स्वामी है तो इसे हम लोग अच्छा मानेंगे। यदि 6, 8, 12 भाव के हैं, 6, 8, 12 भाव के हैं तो इसे अच्छा नहीं कहेंगे। तो आइए यहां उदाहरण से समझते हैं कि यह D9 चार्ट में कौन सी राशि स्थित है। मकर राशि। अब देखते हैं D1 चार्ट में मकर राशि कहां स्थित है। D1 चार्ट में मकर राशि यहां स्थित है और यह मकर राशि कौन सा भाव में स्थित है, 8वां भाव में स्थित है। अर्थात D9 चार्ट का जो लग्न है वह D1 चार्ट के 8वें भाव की राशि है, तो इसे हम अच्छा नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले यही यहां देखते हैं। दूसरा, हम लोग पूर्व ही ये जान चुके हैं कि कोई भी भावेश या कारक केंद्र त्रिकोण में जाए तो अच्छा है, यदि 6, 8, 12 में जाए तो अच्छा नहीं है। इसी नियम को यहां पर लागू करके हम लोग D1 और D9 में भी समझेंगे। D1 चार्ट के
जो भी भाव जो भी भावेश और कारक है वह यदि D9 चार्ट के केंद्र त्रिकोण में आता है तो हम कहेंगे कि वह प्रोग्रेस किया। यदि वह D9 चार्ट के दुख स्थान में अर्थात छठे, आठवें और 12वें भाव में स्थित होता है तो हम कहेंगे कि वहां ह्रास हुआ। इस प्रकार हम लोग नियम को लागू करके भावेश और कारक को समझेंगे। तीसरा नियम, वर्गोत्तम। वर्गोत्तम किसे कहते हैं? जो भी भावेश या कारक, तो भावेश या कारक जो भी होगा वह ग्राही होगा, कोई ग्राही होगा। अर्थात जो भी ग्रह D1 चार्ट में जिस राशि में स्थित है यदि वह D9 चार्ट में भी उसी राशि में स्थित हो तब उस भाव या भावेश ग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्गोत्तम। यदि कोई भावेश या कारक वर्गोत्तम होता है तो हम लोग कहेंगे कि वह भावेश या कारक प्रोग्रेस किया, उन्नति किया। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए मंगल, D1 चार्ट में मंगल कौन सी राशि में स्थित है? तुला राशि में स्थित है। और D9 चार्ट में मंगल कहां स्थित है? तुला राशि में स्थित है। यहां भी तुला राशि में स्थित है, यहां भी तुला राशि में स्थित है। तो मंगल क्या हो गया? वर्गोत्तम हो गया। मंगल ग्रह क्या हो गया? वर्गोत्तम हो गया। क्या यहाँ और भी ऐसे कोई ग्रह है जो वर्गोत्तम हो सकता है? हाँ है, बुध। बुध यहाँ कौन सी राशि में बैठा है? मकर राशि में। और बुध D9 चार्ट में कहाँ बैठा है? मकर राशि में बैठा है। तो बुध ग्रह क्या हो जाएगा? वर्गोत्तम हो जाएगा। तो हम यह कर सकते हैं कि मंगल और बुध दोनों वर्गोत्तम हो गए, अर्थात इनका प्रोग्रेस हो गया। और कोई ऐसा ग्रह है? नहीं है। दूसरा होता है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? यदि कोई भावेश या कारक D9 चार्ट में यदि गुरु की राशि में स्थित हो, अर्थात गुरु की दो राशि होती है, धनु राशि तथा मीन राशि। यदि भावेश या कारक धनु या मीन राशि में जाकर स्थित होता है D9 चार्ट में, तो हम लोग कहेंगे वह भावेश या कारक प्रोग्रेस किया। हम लोग इसे अच्छा कहेंगे। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ गुरु की राशि कौन है? यहाँ गुरु की राशि धनु है। इसमें कौन स्थित है? चंद्रमा स्थित है। तो चंद्रमा यहाँ गुरु धनु की राशि में स्थित है D9 चार्ट में, तो हम लोग क्या कहेंगे? चंद्रमा पुरुषोत्तम हुआ। पुरुषोत्तम में कौन सा ग्रह आएगा? चंद्रमा। और साथ में कौन है? केतु। पुरुषोत्तम हुआ। तथा इसकी दूसरी राशि कौन है? मीन राशि। मीन राशि में कोई ग्रह स्थित नहीं है। यदि कोई ग्रह स्थित होता तो हम लोग कहते हैं वह ग्रह भी पुरुषोत्तम हुआ। तो यदि कोई भाव या भावेश वर्गोत्तम या पुरुषोत्तम होता है तो हम लोग कहेंगे कि वह प्रोग्रेस किया। आइए अब जानते हैं कि नवांश पत्रिका का महत्व क्या है। जब भी कोई जातक प्रश्न लेकर आता है तो वह प्रश्न को देखने के लिए हम लोग किसी भाव पे जाते हैं। जो प्रश्न होता है उस प्रश्न संबंधित भाव पे जाकर हम लोग समझते हैं। जैसे कोई धन के विषय में प्रश्न लेकर आते हैं तो हम लोग धन भाव को जाकर ही देखते हैं।
तो जब हम लोग भाव को जाके देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग भाव, भावेश और कारक उसकी स्थिति को समझते हैं कि वह कितना बलवान है। तो इसे कैसे हम लोग समझते हैं, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लग्न को देखते हैं, फिर चंद्रमा को समझते हैं। तो आइए समझते हैं। ये लग्न हो गया, D1 चार्ट का ये लग्न हो गया। तो लग्नेश कौन है? बुध। बुध कहाँ स्थित हो गया? बुध स्थित है अष्टम भाव में। बुध कहाँ स्थित हो गया? अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में स्थित हुआ तो अच्छा नहीं है, बुध कमजोर हो गया। अब देखते हैं कि बुध को समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है। D9 चार्ट में समर्थन मिलता नहीं मिलता। यहां तो बुध कमजोर हो गया। अब D9 चार्ट में इसकी क्या स्थिति है? D9 चार्ट में हम लोग देखते हैं बुध कहां स्थित है। बुध कहां स्थित है? लग्न में स्थित है, अर्थात यह भाव केंद्र का भाव भी कहलाता है। तो यहां बुध क्या हुआ? प्रोग्रेस किया, थोड़ा सा प्रोग्रेस किया। तो रिजल्ट में हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस कहेंगे। इसे और विस्तार पूर्वक हम लोग प्रैक्टिस कुंडली में समझेंगे। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? भावेश देख लिए, कारक। इस भाव के कारक कौन होते हैं? सूर्य। यहां सूर्य कहां स्थित है? अष्टम भाव में स्थित है। तो अष्टम भाव में स्थित होने से सूर्य भी क्या हुआ? कमजोर हो गया। आइए अब देखते हैं कि सूर्य D9 चार्ट में क्या बताता है। सूर्य कहां स्थित है? केंद्र में स्थित है, अर्थात यहां भी हम कह सकते हैं कि सूर्य ने प्रोग्रेस किया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लग्नेश और लग्न के कारक ये दोनों नवांश पत्रिका में प्रोग्रेस किया। इस प्रकार हम इस सब नियम लगाकर समझ सकते हैं। दूसरा ये समझ सकते हैं, जो यहां भावेश है बुध और यहां पर जो बुध है, ये दो क्या हुआ? आपका बुध वर्गोत्तम हुआ। तो वर्गोत्तम भी हुआ है और प्लस केंद्र में भी बैठा है, तो इसे हम कहेंगे प्रोग्रेस हुआ है। दूसरा अब हम लोग चंद्रमा को पहले समझ लेते हैं। चंद्रमा कहां स्थित है? चंद्रमा केंद्र में स्थित है। तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। अब आते हैं D9 चार्ट में, देखते हैं कि चंद्रमा इसको क्या समर्थन करता है। चंद्रमा को यहां चंद्रमा कहां स्थित है? यहां चंद्रमा 12वां भाव में स्थित है, अर्थात चंद्रमा यहां क्या हो गया? ह्रास हो गया। यहां स्थिति क्या है? 12वां भाव है। परंतु चंद्रमा कहां स्थित है? धनु राशि में स्थित है। तो धनु राशि में स्थित है तो यह शुभ ग्रह की राशि है। तो शुभ ग्रह की राशि में तो चंद्रमा क्या है? पुरुषोत्तम है। इसे भी ध्यान रखना है। तो एक तो ह्रास हो गया, दूसरा पुरुषोत्तम हो गया। तो इसे तारतम्य से समझना है कि यहां जब रिजल्ट देगा तो यह सामान्य रिजल्ट देगा। ये अपने विवेक को भी लगाकर समझना है। अब यदि मान लेते हैं, अब आते हैं धन भाव। एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। यदि कोई प्रश्न धन से रहता है तो कैसे समझेंगे कि धन भाव में कितना बल है? सबसे पहले समझना पड़ेगा। भावेश, यहां भावेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहां स्थित? स्थिति अच्छी है तथा शुक्र के साथ स्थित है और गुरु की दृष्टि है। तो भावेश यहां क्या हो गया? बलवान है। अब चंद्रमा की स्थिति हम लोग यहां देखते हैं, D9 चार्ट में देखते हैं। तो D9 चार्ट में भावेश कहां गया? 12th हाउस में गया। तो यहां हम लोग बोलेंगे कि भावेश क्या हुआ? ह्रास हो गया। यहां समर्थन नहीं मिला चंद्रमा को, भावेश क्या हो गया? थोड़ा कमजोर हो गया। तो जब हम इस रिजल्ट कहेंगे तो थोड़ा इसका प्रभाव को भी हम लोग लेंगे।
दूसरा, इस भाव का कारक कौन होते हैं? धन भाव के स्थिर कारक कहे गए हैं गुरु। गुरु कहाँ स्थित है? तीसरे भाव में स्थित है, अच्छी स्थिति है। अब यहां देखते हैं गुरु कहाँ स्थित है। यहाँ गुरु केंद्र में स्थित है, सातवें भाव में स्थित है, अर्थात गुरु की स्थिति अच्छी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि धन ठीक ठाक ही रहेगा, अच्छाई में प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग सभी भावों को लगाकर समझ सकते हैं भाव के, भावेश के, कारक के बल को। और D9 में इस प्रकार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और इन नियमों को लगाकर साथ में, इन नियमों को भी याद रखें, वर्गोत्तम और पुरुषोत्तम। इसी प्रकार जितने भाव बचे हुए हैं आप स्वयं से इन भावों को प्रयास करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर ही लेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।